मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू Mathological. In this session, we'll be doing questions on the topic of clock and calendars that have appeared in previous years in IPMAT Rohtak and JIPMAT examination. Start करते हैं session, and if you've not already subscribed, तो make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you should also like the content अगर session पसंद आ रहे तो, and also join the WhatsApp channel given in the description. Okay, given the description. सो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के थोड़ी सारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझेंगे. तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट इज फ्रॉम जिपमैट 2023 एग्जामिनेशन. अ क्लॉक शोज अ टाइम एज 3 PM. व्हाट वुड बी द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द आर हैंड मूव्स 135 डिग्रीज. ठीक है, आर हैंड मूव्स 135 डिग्रीज. सो बेसिकली देयर आर टू हैंड्स ऑन अ क्लॉक. वन इज अ आर हैंड एंड अदर इज अ मिनट हैंड. तो आर हैंड मूव्स कंप्लीट सर्कल और completes one revolution in 12 hours. So it completes one revolution in 12 hours. So effectively in 1 hour it moves 30 degrees per hour, or we can say that 0.5 degrees per minute. 30 degrees per hour or 0.5 degrees per minute. In comparison, minute hand completes one revolution in 1 hour, and hence it moves 6 degrees per minute. Completely 360 degrees in hour and 6 degrees per minute. क्या ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ द क्लॉक व्हेन द हैंड आर हैंड, सिर्फ और सिर्फ आर हैंड की बात कर रहा है. आर हैंड मूव्स 135 डिग्रीज. सो एक आर में मूव करता है 30 डिग्रीज, तो 135 बाई 30 नंबर ऑफ आवर्स पता लग जाएंगे, विच इज इक्वल टू 9 by 2, 4.5 hours. So in 4.5 hours, the R hand will be moving 135 degrees. So answer will be 3 plus 4.5 hours. So that means 7:30. Option B will be the answer, 7:30 PM. Okay. क्या clear है? Next question. At what angle the hands of a clock are inclined at 15 minutes past 5? 15 minutes past 5 पे angle क्या होगा between the hands of the clock? So formula for this is that theta is equal to 30 times h, which is the time in hours, minus 11 by 2 m. 30h minus 11 by 2 m. और मॉड इसलिए लगाया कि निगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 5 15 पे पूछा है तो 30 इंटू 5 माइनस 11 बाई 2 इंटू 15. तो दिस बिकम्स, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 150 माइनस 165 बाई 2 विच इज 150 माइनस 82.5. 150 माइनस 80 is equal to 70 minus 2.5, तो 67.5 degrees will be our answer. 67.5 degrees. ओके. लॉजिक क्या है कि जब एक क्लॉक मूव करती है तो जो आर हैंड है वो मूव करता है 0.5 डिग्रीज पर मिनट, जैसे हमने देखा अभी पीछे. ठीक है. और मिनट हैंड मूव करता है 6 डिग्रीज पर मिनट. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो रिलेटिव स्पीड इज या चेंज इन एंगल इज 6 माइनस 0.5, 5.5 डिग्रीज पर मिनट. तो एक मिनट में द चेंज इन एंगल दैट इज 5.5 डिग्रीज बिटवीन देम. ओके, दैट इज व्हाट इज L1 by 2. Okay, 5.5 degrees per minute, that is the change in angle per minute between R and minute hand. ओके, तो 1 आवर में कितना चेंज इन एंगल आएगा? क्योंकि 5.5 डिग्रीज पर मिनट है, 1 आवर में आएगा चेंज इन एंगल, दैट विल बी 5.5 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 330 डिग्रीज. या क्वेश्चन पूछे कि सेम एंगल दोबारा कब से बनेगा. ठीक है, सेम एंगल तो दोबारा डिपेंड करता है कि एंगल का वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि एंगल का वैल्यू क्या है. ओके, एंगल के वैल्यू पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहें कि हाउ मेनी टाइम्स द क्लॉक हैंड्स विल ओवरलैप ईच अदर. तो ओवरलैप कितनी बार करेंगे? ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इंप्लाइज दैट द एंगल बिटवीन हैंड्स, बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. तभी तो ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, सो बोथ आर ओवरलैपिंग. एंगल 0 है, एंगल 0 होगा. ठीक है, एंगल 0 होगा हमारा. एक तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या है? एट 12, एग्जैक्टली एट 12. और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कब एंगल 0 होगा? जबकि अल्टीमेटली 360 का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए रिलेटिवली. और उसमें टाइम कितना लगेगा? अभी हमने देखा स्पीड क्या रहा है, 5.5 डिग्रीज पर मिनट. तो 60 में टाइम लगेगा 360 डिवाइडेड बाई 5.5 और 11 बाई 2. सो दैट विल बी इक्वल टू 360 अपॉन 11 by 2, 720 by 11 minutes. So after 720 by 11 minutes, the R and minute hand will again overlap. और अगर क्वेश्चन पूछे कि 12 आवर्स में कितनी बार होगा ये, तो 12 आवर्स में 12 इंटू 60, 720 मिनट्स होंगे और डिवाइड बाई 720 by 11. So this will be 11 times. 11 times in 12 hours. And hence in a day, एक डे में यानी 24 आवर्स में, this will be 22 times.
22 times. So the hands will overlap 22 times in 24 hours. ओके और 12 आवर्स में दिस विल बी 11 टाइम्स. और एग्जैक्टली 12 पे अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछता है कि 1 आवर में कितने बार होगा ये चीज़, तो अगर हम 12 से लेके 1 के बीच में बात करें तो क्या 12 से लेके 1 के बीच में ओवरलैप करेगा आवर और मिनट हैंड एक बार भी? 12 पे कर चुका है तो नेक्स्ट टाइम कब करेगा? 720/11 मिनट्स के बाद में, विच इज रफली 65 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 65 पॉइंट समथिंग मिनट्स. यानी कि 12 से लेके 1 के बीच में 0 टाइम्स ओवरलैप करेगा. बिटवीन 12 एंड 1 पीएम हो एएम हो 0 टाइम्स ओवरलैप करेगा. ठीक है, एएम पे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1. तो 12 से 1 के पीएम के बीच में 0 टाइम्स ओवरलैप करेगा. एग्जैक्टली 12 पे ओवरलैप करेगा. 12 के बाद में पूछ रहा है, बिटवीन पूछ रहा है तो 0 होगा, बिकॉज बिटवीन यानी कि 12 को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि एग्जैक्टली 12 पीएम पे ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली 11 से 12 के बीच में पूछा तो यहाँ भी आंसर 0 होगा क्योंकि एग्जैक्टली 12 पे ओवरलैप कर रहा है. क्या इफेक्टिवली कह दो कि फ्रॉम 11 to 1, 11 AM to 1 PM और 11 to 1, 11 o'clock to 1 o'clock एग्जैक्टली 1 टाइम ओवरलैप करेगा एग्जैक्टली एट 12. 11 to 1 एग्जैक्टली वंस ओवरलैप करेगा. इसके अलावा बाकी जो भी टाइम वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 to 2 एग्जैक्टली वंस, 2 to 3 1 आवर में एग्जैक्टली वंस. ठीक है, 3 to 4 सारे के सारे वैल्यूज में एग्जैक्टली 1 टाइम ओवरलैप करेगा, एक्सेप्ट इज इन दिस 2 आवर पीरियड कि यहाँ पे 11 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 12 पे ओवरलैप करेगा, बाकी टाइम ओवरलैप नहीं करेगा. दैट इज वाई 12 आवर्स में 11 टाइम्स ओवरलैप कर रहा है और 24 आवर्स में 22 टाइम्स ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, तो ये ओवरलैप का सिचुएशन होगा. सेम बनेगा हमारा जब हम बात करें कि आर इन अ स्ट्रेट लाइन. सो आर एंड मिनट हैंड मेकिंग एंगल 180 डिग्रीज और इट कैन बी सेड दैट दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंगल 180 डिग्रीज का फॉर्म हो रहा है तो उस केस में दैट विल ऑल्सो बी 22 टाइम्स इन 24 आवर्स. 22 टाइम्स इन 24 आवर्स. ओके, क्लियर. अब अगर इसके बजाय क्वेश्चन पूछता है 90 डिग्रीज का एंगल कितने बार फॉर्म करेगा, तो 90 डिग्रीज का एंगल इट विल बी फॉर्मिंग डबल ऑफ 22, यानी कि दैट विल बी फॉर्मिंग 44 टाइम्स इन 24 आवर्स. 24 आवर्स में और इन अ डे 44 टाइम्स फॉर्म करेगा. ओके, क्या ही क्लियर है? बाकी क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक स्टार्ट्स एट 12 noon. बाय हाउ मेनी डिग्रीज विल द आर हैंड ट्रेवल बाय 5:10 PM ऑन द सेम डे. क्वेश्चन पूछा है आर हैंड कितना मूव करेगा, और आर हैंड के लिए देखा है 0.5 डिग्रीज पर मिनट मूव करता है, और फ्रॉम 12 noon टू 5:10 PM कितने समय बीत जाएगा? दैट विल 5 hours 10 minutes, which is 310 minutes. So multiplied by 0.5, that will be 155 degrees. So our hand will move by 155 degrees. Okay, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट इज मैचिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. और लिस्ट 1 में हमें गिवन है एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, और लिस्ट 2 में हमें गिवन है टाइम. फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू mod of 30 into h minus 11/2 into m. ओके, और अगर हमारा m ऑड होगा, किसी भी केस में अगर m ऑड होगा तो 11/2 m क्या आ जाएगा हमारा? इन दैट केस 11/2 m विल बी नॉन इंटीजर. इंटीजर तो नहीं होगा, और अगर ये इंटीजर नहीं हो 30 तो इंटीजर है, तो उस केस में हमारा जो एंगल आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ नॉन इंटीजर. अगर m हमारा ऑड होगा तो हमारा एंगल भी नॉन इंटीजर होगा, यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड है इनके केस में हमारा दे विल बी मैचिंग विद सी और डी. सी और डी से मैच करेंगे. क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इतना भी अगर देख पा रहे हो, क्योंकि एंगल सबके सब निकालो सारे के सारे केसेस में, उससे बेटर क्या है कि शॉर्ट में समझ लो तो कई बार उससे भी समराइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा 430 पे एंगल कैसा बनेगा? कुछ कुछ ऐसा बनेगा, और 230 पे कुछ कुछ ऐसा बनेगा. तो लेसर एंगल कहाँ पे होगा? 430 पे होगा, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड सी और डी से मैच करेंगे, तो थर्ड एंड फोर्थ मैच करेंगे ए और बी से, और स्मॉलेस्ट एंगल आ रहा है बी, तो बी मस्ट बी मैचिंग विद 430. बाकी एंगल निकाल के कर ही लोगे, बट बी मैच करेगा थर्ड से, और बी अगर थर्ड से मैच करे तो ऑप्शन ए के अलावा कोई भी और आंसर नहीं हो सकता है. इजंट इट सो? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया. बाकी वैल्यूज निकालनी है तो निकाल तो पाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. फॉर्मुला अप्लाई करोगे बार बार सारे के सारे वैल्यूज निकाल लोगे. फॉर एग्जाम्पल 715 में निकालना है तो 715 वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट बी थीटा विल बी इक्वल टू 30 into 7 minus 11 into 15/2. अगेन वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा. 210 minus 165/2, तो 210 minus 82.5. 210 minus 80 is 130, तो 127.5 डिग्रीज. दिस इज द वैल्यू फॉर 715, और 915 के लिए आ जाएगा 187.5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 90 डिग्रीज इन 24 आवर्स. 24 आवर्स में कितने बार
होंगे 90 डिग्रीज पे, आंसर इज 44 स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2024 में, मेमोरी बेस्ड है, बट लॉजिक समझ गया होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया 90 डिग्रीज का कब कब होगा। अब यहाँ पे भी क्रूशल क्या है, जैसे हमने देखा था कि जब ओवरलैप करेंगे तो एक्जैक्टली 12 पे ओवरलैप करता है। ठीक है, सिमिलरली 90 डिग्रीज का एंगल कब होगा, एक्जैक्टली एट 3 PM होगा, और एक बार होता है एक्जैक्टली एट 9 PM। तो यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 44 टाइम्स हो रहा है इन टोटल, और इन जनरल 1 आवर में रफली 2 टाइम्स, 1 आवर में 2 टाइम्स हो रहा है इन जनरल। ठीक है, बट स्पेशल केसेस क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 o'clock के बीच में, बिटवीन 2 and 4। एक बार होगा 3 o'clock से पहले, एक बार होगा 3 o'clock के बाद, और एक बार एक्जैक्टली एट 3 o'clock। तो 3 टाइम्स होगा, बिटवीन 2 and 4 3 टाइम्स होगा। और अगर 4 से 5 के बीच में देखेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 5 से 6 के बीच में देखेंगे 2 टाइम्स होगा, अदरवाइज 2 से 4 के बीच में 3 टाइम्स होगा, यानी कि 4 1 लेसर होगा। सिमिलरली 9 पे भी हमारा 90 डिग्री एक्जैक्टली बन रहा है, सो अगर हम 8 से 10 के बीच में देखेंगे तो वहां पे भी एक्जैक्टली 3 टाइम्स होगा। और बाकी जितने 1 आवर के प्लॉट्स होंगे सब में 2 टाइम्स होगा। ओके, 5 से 6 हो, 6 से 7 हो, 7 से 8 हो, 8 से 9 हो, सॉरी 8 से 9 है, ठीक है, 7 से 8 तक, तो वहाँ तक 2 होगा। और फिर इसके बाद 10 से 11 हो, 11 से 12 हो, वहाँ पे भी सेम स्टोरी होगा। बस ये 2 स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 से 4 के बीच में 3 टाइम्स होगा, और 8 से 10 के बीच में 3 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पे 1 1 शॉर्ट होगा। दैट इज वाई टोटल 12 आवर्स में हमारा, क्या क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ 90 डिग्रीज के लिए नहीं है, ये कोई भी और एंगल हो जो 90 से शॉर्टर हो या 180 से शॉर्टर हो, तो वहाँ पे भी यही सेम स्टोरी बनेगा कि वो भी टोटल 44 टाइम्स होगा। ओके, बिकॉज एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, देयर वाज सम इशू। सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कि हाँ, किसी भी केस में हो, अगर हमारा 180 डिग्री लेसर एंगल होगा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे, दैट विल बी 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, और अगर ओवरलैप का पूछ रहा है तो दैट विल बी 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, लेस देन 180 के लिए। और एंगल लेस देन 180, दिस विल बी 44 टाइम्स, विद 90 डिग्रीज हो, 45 डिग्रीज हो, कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, 180 के लिए भी क्या होगा, अगर 180 डिग्री का एंगल है दैट विल ऑल्सो बी 22 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A clock is such that it loses 4 minutes each day. The clock is set right on February 25th, 2008 at 2 p.m. How many minutes should be added to get the right time when the clock shows 9 a.m. on 3rd March 2008? तो अगर 9 हमें AM शो कर रहा है on 3rd March 2008, तो what should exactly be the right time? राइट टाइम के लिए कितने मिनट हमें और एडिशनल ऐड करना पड़ेगा? ये क्लॉक हमारी लूज कर रही है टाइम। ठीक है, क्लॉक टाइम लूज कर रही है, लूज करना यानी कि एक्चुअल जो टाइम है दैट इज मोर देन क्लॉक टाइम। ठीक है, अगर एक्चुअल टाइम इज मोर देन क्लॉक टाइम, सो वी आर सेइंग दैट क्लॉक टाइम लूज कर रही है, क्योंकि एक्चुअल टाइम ज्यादा है बट क्लॉक कम टाइम दिखा रही है, दैट इज वाई इट इज सेइंग कि लूज कर रही है टाइम। दिस मीन्स दैट इट लूजेस टाइम। और अगर इसका ऑपोजिट हो कि एक्चुअल टाइम जो हमारा है दैट इज लेस देन क्लॉक टाइम, तो फिर क्लॉक ज्यादा टाइम दिखा रही है, एक्स्ट्रा टाइम दिखा रही है, तो दिस इज से इट इज गेन्स टाइम, क्लॉक हमारा टाइम गेन कर रही है। तो 2 सिनारियोज होंगे। इन प्रेजेंट केस हमारा क्लॉक टाइम लूज करेगी, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि क्या एक्चुअल टाइम है और क्या क्लॉक टाइम है। क्वेश्चन में कभी हमें क्लॉक टाइम गिवन होगा, एक्चुअल टाइम पूछ रहा होगा, या हमें एक्चुअल टाइम गिवन होगा, क्लॉक टाइम पूछ रहा होगा। अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन प्रेजेंट सिनारियो हमें गिवन है कि लूज करती है क्लॉक 4 मिनट्स इन ईच डे। तो एवरी डे वी हैव टोटल 24 आवर्स, तो मिनट्स कितने होंगे 24 इंटू 60। तो इन 24 इंटू 60 मिनट्स द क्लॉक लूजेज 4 मिनट्स। ठीक है, तो 4 मिनट्स लूज करती है इन 24 इंटू 60 मिनट्स, यानी कि 1440 मिनट्स में क्लॉक लूज करती है 4 मिनट्स। तो रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो रेशियो क्या रहा है, 4 से काटा पीटी की, यानी 360 मिनट्स में 1 मिनट लूज करती है। तो एक्चुअल टाइम जब हमारा 360 मिनट है, क्योंकि लूज करी है क्लॉक 360 मिनट्स, जब एक्चुअल टाइम है हमारा, तो क्लॉक टाइम क्या है, क्लॉक टाइम है हमारा 359, बिकॉज 1 मिनट लूज कर दिया क्लॉक ने। एक्चुअल टाइम है 360 और क्लॉक टाइम है 359। ओके, हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन ये है कि हमने क्लॉक को सेट राइट किया ऑन February 25th 2008 एट 2 p.m। 2 p.m, तो 2 p.m पे टाइम सही है, बट कितने मिनट ऐड करने पड़ेंगे सो दैट राइट टाइम मिल जाए। और क्लॉक टाइम क्या है हमारा, दैट इज 9 AM ऑन 3rd March 2008। तो हमें गिवन क्या है, हमें क्लॉक टाइम गिवन है।
क्लॉक टाइम गिवन है और हमें एक्चुअल टाइम फाइंड आउट करना है। और क्लॉक टाइम क्या होगा, क्लॉक टाइम डिपेंडेंट होगा 359 पे, जबकि एक्चुअल टाइम होगा 360। तो अगर क्लॉक टाइम पे एक्चुअल टाइम पे पहुंचना है तो हमें 359, हर 359 मिनट्स के लिए जो क्लॉक में स्पेंड हुआ है उस पर 1 मिनट ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जितना भी हमारा टाइम क्लॉक पे स्पेंड हुआ है, क्लॉक पे हुआ है, तो हर 359 मिनट्स के लिए हमें 1 मिनट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एक्चुअल टाइम जो होगा, क्लॉक टाइम जो पास हुआ है, जितने आवर्स पास हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई 1/359, दिस शुड बी एडेड इन मिनट्स। जितने क्लॉक टाइम में आवर्स पास हुए हैं उसके लिए इंटू 1/, ठीक है, इंटू 1/59, उतना हमें, एक सेकेंड, 360 के लिए, ठीक है, 359। ओके, तो जो भी हमारा क्लॉक टाइम आ रहा है अकॉर्डिंगली हमें टोटल, अगर 359 है 360 बनाना पड़ेगा उसको, तो 1/359 हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? ठीक है, तो निकालते हैं पहले क्या वैल्यू आएगा उसके केस में। अब देखो एक चीज़ देखें कि सॉल्व तो कर लेंगे माइंड में, बट ऑप्शंस क्योंकि गिवन है, ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शंस में तुम देखो तो 359 सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू में आ रहा है, बाकी में 357 आ रहा है, 309 आ रहा है, 269 आ रहा है। और 359 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि कोई प्राइम नंबर ही है शायद, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर्स का दिख तो रहा नहीं सिंपल। तो क्लियरली ऑप्शन बी सी डी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही आंसर होगा। बिना कैलकुलेट किए हुए हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉल्व करेंगे तो क्लॉक टाइम निकाल लेंगे। अगर सारे के सारे ऑप्शन 59 होता तब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना ही पड़ता। ठीक है, तो क्लॉक टाइम में कितना टाइम स्पेंड हुआ है, February 25 से स्टार्ट करके, और February 25 स्टार्ट किया हमने 2 PM से, Feb 25 2 PM, और से कहाँ तक पहुँचे हैं, 3 मार्च, मार्च 3। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा 2008 है, 9 AM। तो यहाँ पे 29 डेज का फेब्रुअरी होगा। तो कितना आगे जाना पड़ेगा हमें, 25 से या 26 पे, 26, 27, 28, 29, तो 4 डेज हो गए। और फिर 1, 2, 3, 7 डेज हो गए। बट 7 डेज तब हुई जब 2 PM से 2 PM पे आए, पर हमें पहुंचना है सिर्फ 9 AM तक। तो 7 डेज माइनस 5 आवर्स, इफेक्टिवली हमारा हुआ 6 डेज एंड 19 आवर्स। क्या ये क्लियर है? 6 डेज एंड 19 आवर्स हुए। ठीक है, अब क्योंकि हम मिनट में टाइम निकालना है तो यहाँ पे क्लॉक टाइम भी हम किस में लेंगे, मिनट में लेंगे। अभी आवर्स में तो वैल्यू आ गया हमारा, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लॉक टाइम हमारा हो जाएगा, दैट विल बी 6 × 24 + 19, दिस मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस विल बी क्लॉक टाइम इन मिनट्स, और इंटू 1/59 करेंगे टू ऐड वैल्यू, जितना हमें एडिशन करना पड़ेगा। दिस विल बी आवर आंसर। और ये वैल्यू आ जाएगा 144 + 19, 163 × 60। तो 160 × 60 हो गया 960। ठीक है, और 3 × 60 180, 9600 हो गया, सॉरी। और प्लस 180, 9780/359। पता नहीं कहाँ पर दिमाग था, 9780/359 मिनट्स हमें ऐड करना पड़ेगा फर्दर। ओके, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर हमें एक्चुअल टाइम गिवन होता तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करते। एक्चुअल टाइम 360 यूनिट्स है, उसमें 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्लॉक टाइम मिलेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में क्लॉक टाइम गिवन है तो क्लॉक टाइम से एक्चुअल टाइम निकालेंगे, एक्चुअल टाइम गिवन है एक्चुअल टाइम से क्लॉक टाइम निकालेंगे। और गेन और लूज का बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है हमारा। ठीक है, गेन कब करेगा, जबकि हमारा एक्चुअल टाइम लेसर होगा, क्लॉक टाइम ज़्यादा होगा, तो क्लॉक गेन कर रही है। अगर एक्चुअल टाइम हमारा ज़्यादा है, क्लॉक टाइम लेसर है, तो लूज कर रही है। और बाकी फंडामेंटल समझ ही गए होगा, अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और कैच था कि यहाँ पे 2008 गिवन था तो लीप ईयर था, ये भी ध्यान रखना था। अदरवाइज वो चीज़ स्किप हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक दिन तो फिर कम ले लोगे, बट आंसर फिर भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि 359 एक ही वैल्यू में आ रहा है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली is 2 minutes slow at 10 AM on Wednesday and 2.5 minutes fast at 1 PM the following day. So when will the clock be showing, the watch be showing the correct time? करेक्ट टाइम कब शो करेगी? अब ये 10 AM पे वेडनेसडे को 2 मिनट स्लो थी। ठीक है, 2 मिनट स्लो थी। और फिर इसके बाद में थर्सडे को 1 PM पे 2.5 मिनट्स फास्ट है। तो कब बीच में, कहीं बीच में होगा जहाँ पे करेक्ट टाइम शो कर रही होगी। ठीक है, कितना चेंज आया है क्लॉक के टाइम में, 2 मिनट स्लोअर से 2.5 मिनट्स फास्ट हुई, यानी कि प्लस 4.5 मिनट्स हो गई। 4.5 मिनट्स इफेक्टिवली फास्ट हुई है, क्योंकि पहले 2 मिनट स्लो भी तो थी, तो 4.5 मिनट्स का चेंज आया है। 4.5 मिनट्स फास्ट हुई है कितने टाइम में, 4.5 मिनट्स इसने गेन किए हैं इन हाउ मेनी आवर्स। आवर्स हुए 10 AM वेडनेसडे से 1 PM थर्सडे, यानी कि 1 डे + 3 आवर्स, तो दैट इज 27 आवर्स में। 27 आवर्स में तो पर आवर गेन कितना है, 4.5/27 मिनट्स का गेन किया है पर आवर, विच इज 9/54, यानी 1/6 मिनट्स पर आवर। और हमें टोटल कितना है, -2 पे है,
तो करेक्ट टाइम कब शो करेगी? जब एग्जैक्टली 2 मिनट्स गेन कर ले, 2 मिनट्स गेन कर ले, तो दैट विल बी 2 मिनट्स गेन करना है और 1/6 का स्पीड है, तो 2/1/6 यानी कि 12 आवर्स के बाद में होगा, 12 आवर्स के बाद में होगा। तो 10 AM + 12 आवर्स यानी कि 10 PM पे शो करेगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एट 10 PM इट विल बी शोइंग द करेक्ट टाइम। क्या क्लियर है? ठीक है, एक तो हो गया, प्रॉपर्ली ऐसे सॉल्व करके देख लिया हमने। अदरवाइज ये भी देख सकते थे कि टोटल टाइम हमारा 27 आवर्स का है, और यहाँ पे रेशियो देख लो, 2 से पहले -2 है और फिर +2.5 हो रहा है, तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है तभी हम बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि हमें 0 पे चाहिए। ठीक है, तो माइनस से प्लस हो रहा है, और हमेशा जब करेक्ट टाइम बीच में होगा कहीं पे, तो माइनस से प्लस हो रहा होगा या प्लस से माइनस हो रहा होगा, तो दोनों में से कोई एक कहानी होगा। यहाँ रेशियो आ रहा है 2:2.5 का, या फिर आ रहा है 4:5 का। टोटल टाइम है 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 27 आवर्स है, तो 4 यूनिट्स आ जाएगा हमारा 12 आवर्स, डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू। ओके, हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल पाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है in 2025 as well. A watch is 1 minute slow at 1 PM on Tuesday and 2 minutes fast and 1 PM on Thursday. तो ट्यूजडे से थर्सडे यानी कि 2 days प्रेसाइजली है, 48 आवर्स में एग्जैक्टली। तो 48 आवर्स में क्लॉक हमारा 3 मिनट्स फास्ट हो गया इफेक्टिवली, क्योंकि मिनट स्लो से हुआ है 2 मिनट्स फास्ट। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि करेक्ट टाइम कब शो करेगी, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है, टोटल हो रहा है 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स की वैल्यू है 48 आवर्स, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 48/3, 16 आवर्स। तो 16 आवर्स ऐड कर दो बस अपने टाइम में, 1 PM ट्यूसडे पे है, प्लस 16 आवर्स कर दो, तो 1 PM से 1 AM हुआ वेडनेसडे को, और प्लस 4 मोर आवर्स, तो 5 AM ऑन वेडनेसडे। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 48 आवर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 AM ऑन थर्सडे क्यों लिखा हुआ है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट स्लो थी, 2 मिनट्स फास्ट हुई, 1 PM ट्यूसडे से 1 PM थर्सडे तक। करेक्ट टाइम कब शो करेगी? हाँ, तो करेक्ट टाइम शो करेगी अपना 5 AM ऑन वेडनेसडे, सही तो आ रहा है, 16 आवर्स के बाद में ही शो करेगी। क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, ये ऑप्शन में गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं पे, हमने गलत लिख लिया होगा। ठीक है, तो 5 AM ऑन वेडनेसडे विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। या फिर वहाँ पे 5 PM जो ऑप्शन बी में लिखा है वहाँ पे 5 AM होगा, जो भी रहा हो, बट बहरहाल द करेक्ट आंसर इज 5 AM ऑन वेडनेसडे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक स्ट्राइक्स 4 टेकिंग 9 सेकंड्स इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 12 एट द सेम रेट, टाइम टेकन क्या होगा? 4 स्ट्राइक करती है 9 सेकंड्स पे। अब ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कुकू क्लॉक हो या कुछ भी मेंशन हो, ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब 4 स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, द क्लॉक में 4 स्ट्राइक करते समय 4 बार साउंड आएगा, और बीच में इंटरवल्स होंगे, तो हमें इंटरवल्स को ध्यान देना है। ठीक है, साउंड आना इंस्टेंट साउंड आएगा, जो गैप है हमारे गैप्स हैं इंटरवल्स हैं उन पर फोकस करना है। तो जब 4 टाइम्स क्लॉक को साउंड करना है, 4 स्ट्राइक करना है, तो एट दैट टाइम इंटरवल्स कितने आएंगे, टोटल 3 आएंगे। तो 3 इंटरवल्स में 3 गैप्स में टाइम लग रहा है 9 सेकंड्स का। तो जब 12 स्ट्राइक करना है एट दैट टाइम, टोटल इंटरवल्स कितने होंगे, 12 टाइम्स स्ट्राइक करना है, तो बिटवीन देम 11 इंटरवल्स होंगे। तो क्वेश्चन टाइम पूछ रहा है 3 इंटरवल्स में 9 सेकंड्स, यानी कि पर इंटरवल 3 सेकंड्स लग रहा है, तो 11 × 3 33 सेकंड्स लगेंगे इन टोटल, 33 सेकंड्स हमें लगेंगे टोटल फॉर दिस क्लॉक टू स्ट्राइक 12। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट, क्लॉक वाले क्वेश्चन तो हो गए, अब बात करते हैं हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन पे। तो इफ 1 जनवरी 2006 वॉज अ संडे, देन 1 जनवरी 2010 क्या होगा? वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। तो इन एनी सच सिनेरियो हमें देखना होता है कि जब भी हम किसी ईयर की बात करें, इन जनरल ऑर्डिनरी ईयर की, दैट इज नॉन लीप ईयर, तो इन एनी नॉन लीप ईयर, द ऑर्डिनरी ईयर, वी हैव 365 days, which is basically 52 weeks, complete weeks, and one extra day, one odd day। तो इसी ऑड डे या एक्स्ट्रा डे की वजह से फर्क पड़ता है। और जब भी लीप ईयर होगा, तो इन दैट ईयर वी हैव 366 डेज, विच इज वन एक्स्ट्रा डे, यानी कि 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, 2 और एक्स्ट्रा डे मिलेंगे, 52 वीक्स तो कंप्लीट होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो जब भी हम किसी नॉन लीप ईयर से पास करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 1 Jan 2006, दैट इज अ संडे, तो अब 1 Jan 2007 को क्या होगा, 2006 से 7 पे गए, तो दैट इज अ नॉन लीप ईयर, तो हमारा जंप आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 डे का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा हमें, तो 1 डे का जंप आएगा, संडे से मंडे हो जाएगा 2007 पे। ठीक है, अब अगर हम जाएंगे 2008 पे,
तो हो जाएगा ट्यूसडे, बिकॉज अभी भी हमारा 7 से 8 पे आए हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन लीप ईयर। बट जब 2008 से 2009 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 डेज का जंप मिलेगा, और ये वैल्यू आ जाएगा ट्यूसडे से हम पहुँच जाएंगे थर्सडे पे, और फिर 2010 पे फिर अगेन 1 डे का जंप मिलेगा, एंड देट विल बी फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, कोई भी नॉन लीप ईयर है तो वहाँ पे +1 करोगे, 1 डे का जंप होगा, और लीप ईयर पे 2 डेज का जंप होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे गलती हो सकती है, उस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 मार्च को रैंडम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 1 मार्च 2005 इज अ थर्सडे। ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो इफ 2005 को थर्सडे है, 2006 ऑन द सेम डे 1 मार्च क्या होगा, +1 करोगे, 1 ऐड करोगे, थर्सडे +1 फ्राइडे हो जाएगा। 2007 ऑन द सेम डे +1 करोगे, दिस विल बी सैटरडे। बट जब 2007 से 8 में जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जब हम 2007 से 8 में जा रहे हैं, 8 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हमारे 2 एक्स्ट्रा डे हम ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ 29 फरवरी, ये दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये दिन अगर आ चुका है तो हमें 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, अगर नहीं आया है तो एक ही दिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आ चुका है क्योंकि हम जा रहे हैं 1 मार्च 2008 पे, तो लीप ईयर का इफेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे +2 होगा, यानी कि सैटरडे के बाद में मंडे हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर इसके बजाय हमने अगर 1 जनवरी पे बात किया होता, जैसे कि प्रीवियस में किया ही था, तो जब हम 1 जनवरी पे बात कर रहे हैं 2008 में, तो यहाँ पे हमारे अभी तक हमारा 29 फेब नहीं आया है, तो दैट इज वाई मंडे से ट्यूसडे हमने एक ही ऐड किया है। बट जब नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं, जब हम 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम +2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा 29 फेब आएगा इस पीरियड में, जिस पीरियड में 29 फरवरी आएगा या एक्स्ट्रा डे हमारा ऐड होगा, उसी पीरियड में हमें +2 करना है। इस केस में ऑलरेडी हमारा आ चुका है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हम 1 मार्च 2009 पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा, क्योंकि 29 फेब निकल चुका है, तो यहाँ पे +1 होगा, तो अब ये डे हमारा ट्यूसडे आएगा, ऐसा नहीं करना दोबारा +2 कर दो। ठीक है, तो ये हमारा फंडा है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रकाश रिमेंबर्स, अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश रिमेंबर्स दैट हिज वाइफ रोशनीज बर्थडे फॉल्स आफ्टर 20th एंड बिफोर 20th, आफ्टर एंड बिफोर 20th से 20th के बीच में है। while ज्योति रिमेंबर्स दैट हर मदर रोशनीज बर्थडे फॉल्स आफ्टर 26 एंड बिफोर 30th, तो 26 के बाद में, 20th के बाद में, 26 के बाद में, यानी कि 26 के बाद में लेना पड़ेगा, तो डे 26 के बाद में है, और 28 से पहले है, एक ही डे पॉसिबल है, यानी कि दैट मस्ट बी 27। जब भी आफ्टर बिफोर का है यानी इक्वालिटी है, यानी कि 26 को नहीं हो सकता तो उसके बाद में ही होगा। सिमिलरली 28 से पहले करें, 28 को भी नहीं हो सकता, उससे पहले होगा। और जो एक्सट्रीम कंडीशंस हो, जो कंडीशंस बिल्कुल लिमिटेड हो, ठीक है, जैसे ये भी लिखा है कि 28 के बाद में है, तो 28 के बाद में भी और 26 के बाद में भी, यानी कि 26 के बाद में होना चाहिए, और 28 से पहले 30 से पहले, तो 28 से पहले होना चाहिए। दैट इज वाई हम उन्हीं कंडीशन को लेंगे जिनसे हमारा वैल्यूज बहुत लिमिटेड आ रही है। ओके, और जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 26 के बाद में होगा, 28 के बाद में, तो वैसे ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम knows that Ram's birthday falls between 14th and 21st October. According to Shalini, Ram's birthday falls between 15th and 20th. तो 14 से 21st के बीच में लाई कर रहा है एज पर श्याम, एंड एज पर शालिनी 15 से 20th के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि लाई कर रहा है एक्चुअल में 15 से 20th के बीच में। तो या तो 16th होगा, 17th होगा, 18th होगा, 19th होगा, जो कि ऑप्शन हमें गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, बोथ ऑफ देम आल्सो नो दैट दिस ईयर हिज बर्थडे, राम्स बर्थडे फॉल्स ऑन वेडनेसडे। अब ये उनको एक्स्ट्रा पता है, और हमें ये भी पता है कि 2 अक्टूबर को मंडे है, 2 अक्टूबर इज मंडे। ठीक है, तो अगर 2 को मंडे है तो एक वीक बाद, यानी कि 7 डेज ऐड कर दोगे, तो हमारा 9th को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। फर्दर एक वीक यानी 16th को भी क्या होगा, मंडे होगा, और हमें चाहिए कि बर्थडे फॉल करेगा वेडनेसडे को। 16th को मंडे है तो 18th को हो जाएगा हमारा वेडनेसडे, एंड हेंस बर्थडे मस्ट बी ऑन द 18th, ऑप्शन सी। ओके, बर्थडे मस्ट बी ऑन द 18th, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? Next question. Suppose that the year 2008 starts with the day Monday, तो कैलेंडर फॉर द ईयर 2009 विल बी द सेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कौन से ईयर में हमारा कैलेंडर सेम रिपीट करेगा। जब भी बात करें कैलेंडर सेम, तो यहाँ पे 2 बातें समझनी है। कैलेंडर को सेम हम 2 केसेस में कहेंगे, मतलब एक ही केस में कहेंगे। स्पेशल ये ध्यान रखना है कि कैलेंडर सेम, अगर हमारा 2009 और 16 का कैलेंडर सेम हो भी, तब भी 2009 इज अ ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि दैट ईयर है 365 डेज, और 2016 में 366 डेज है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर अगर दोनों सेम डे पे स्टार्ट हो रहे हैं, इफ बोथ आर स्टार्टिंग ऑन सेम डे, तब भी कैलेंडर सेम नहीं है। ठीक है, बोथ आर स्टार्टिंग ऑन सेम डे, स्टिल देयर कैलेंडर विल नॉट बी द सेम।
तब भी कैलेंडर सेम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेम डे पे जरूर स्टार्ट हो रहे हैं, बट होगा क्या, जैसे ही 29 फेब आएगा उसके बाद में कैलेंडर उनका चेंज हो जाएगा। दोनों के कैलेंडर की डेट्स मतलब डेज डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो सेम कैलेंडर तभी होगा जबकि नंबर ऑफ डेज भी सेम हो, नंबर ऑफ डेज भी सेम हो। तो लीप ईयर का कैलेंडर एक लीप ईयर के साथ में सेम होगा, सेम हो सकता है, और नॉन लीप ईयर का या ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर किसी ऑर्डिनरी ईयर के साथ में सेम हो सकता है। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी सेम डे पे पड़ना ही चाहिए, साथ में नंबर ऑफ डेज भी सेम होने चाहिए, तभी तो सारे के सारे डेट पे सेम डे आएगा। ये बात है ऑब्वियस, बट यहाँ पे गलती होती है कई बार। ठीक है, तो ये पहली बात होगी। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है 2009 किसके साथ में सेम होगा। 2008 को मंडे पड़ रहा है, तो 2009 में क्या होगा, 8 1 जैन इज मंडे। 2009 में वैल्यू आ जाएगा हमारा, कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, +2 करोगे, सो दैट विल बी वेडनेसडे। वेडनेसडे। अब 2010 में क्या होगा, 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। तो 11 में 10 में क्या होगा, 10 में 1 ऐड होगा, थर्सडे, फिर 1 ऐड होगा फ्राइडे, फिर 1 ऐड होगा सैटरडे, और 12 क्योंकि लीप ईयर है दैट इज वाई 2 ऐड होगा, अगेन मंडे हो जाएगा, और फिर 14 में ट्यूसडे, एंड देन 15 में वेडनेसडे। अब 2015 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, और साथ में डे सेम आ रहा है, डे सेम आ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी हैविंग सेम कैलेंडर एज 2009। 2009 और 2015 का कैलेंडर सेम होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 2015 विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में शॉर्टकट समझ लेंगे कि कभी वैसे क्वेश्चन में करना क्या है एग्जैक्टली हमें। ठीक है, बट पहले थोड़ा सा कुछ और ईयर आगे जाते हैं। 2015 तक तो पहुंचे गए, 2016 में क्या होगा, +1 करोगे थर्सडे हो जाएगा, फिर 2017 +2 करोगे तो इट विल बी सैटरडे, सैटरडे हो जाएगा, और 2018 18 में आ जाएगा हमारा संडे, 19 मंडे, 20 ट्यूसडे, 2021 थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे आ जाएगा। अब देखो 2010 का कैलेंडर किसके साथ मैच कर रहा है, अभी तक कोई ईयर आया था बीच में, 2010 के बाद में स्ट्रेट अवे में 2021 मिल रहा है, जिसके साथ कैलेंडर मैच कर रहा है, थर्सडे आ रहा है, और दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर। अब 2022 की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा फ्राइडे, तो इसका कैलेंडर मैच कर रहा है 2011 के साथ में, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट समराइज करते हैं कि अगर हमारा ईयर जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी लीप ईयर है, क्योंकि 4 का मल्टीपल सिर्फ होना काफ़ी नहीं, अगर ईयर हमारा लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, ओके, इफ ईयर इज अ लीप ईयर और 4 का मल्टीपल है, ऑब्वियसली 100 और 400 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल है अगर, तो फिर उस केस में अच्छा 400 चलेगा, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बातें करेंगे कि अगर लीप ईयर है तो 28 ईयर्स के बाद में कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर ऑर्डिनरी ईयर है और हमारा 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, यानी 4k+1 है, फॉर एग्जाम्पल 2009, ठीक है, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो इस केस में 6 ईयर्स के बाद में कैलेंडर रिपीट करेगा, बिकॉज बीच में एक लीप ईयर आ जाएगा, तो 6+1 7, क्योंकि 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा लीप ईयर से, तो 1 7 का मल्टीपल आगे पहुंच गए, यानी कि हमारा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो 6 ईयर्स के बाद में कैलेंडर रिपीट होगा इन केस ऑफ जब हमारा ऑर्डिनरी ईयर जो है वो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। अगर ऑर्डिनरी हमारा 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा नहीं है, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, तो इस केस में हमें 11 ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे। इन दिस केस हमें 11 ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं 2010 में ऐड किया 11 ईयर्स, 2021 में जाके सेम कैलेंडर आएगा, 2011 में ऐड किया हमने 11 ईयर्स, 2022 में जाके सेम कैलेंडर आएगा। ठीक है, सो अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है तो 6 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा, क्योंकि 1 लीप ईयर आ चुका होगा, और अगर 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है तो फिर 11 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 हमें लीप ईयर्स बीच में मिलेंगे, तो 11 + 3 14, यानी कि इफेक्टिवली हमारा सेम कैलेंडर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट याद रखोगे तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन 400 consecutive ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 29 डेज। एग्जैक्टली 29 डेज कितने मंथ्स में होंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जबकि वो मंथ फेब्रवरी हो, कि बाकी मंथ्स में तो उससे ज़्यादा ही दिन होते हैं, और फेब्रवरी 29 डेज तब होते हैं जबकि दैट इज अ लीप ईयर, जबकि लीप ईयर। जब हम 400 consecutive ईयर्स की बात करेंगे तो इफ़ एनी ईयर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर 4 का मल्टीपल है बट 100 का मल्टीपल नहीं है, तो दैट इज अ लीप ईयर, दैट इज अ लीप ईयर। बट अगर 100 का मल्टीपल है और 400 का मल्टीपल नहीं है, तो दैट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, वो फिर लीप ईयर नहीं है। और अगर 400 का मल्टीपल है, इन दैट केस
दैट इज ऑल्सो लीप ईयर। तो 4 का है और 100 का नहीं है तब लीप ईयर होगा। अगर 100 का है और 400 का नहीं है तब लीप ईयर नहीं होगा। तो 400 का मल्टीपल है तो उस केस में भी लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 4 का हो या तो अकेले 4 का हो, 100 का ना हो तो लीप ईयर है, या फिर 400 का मल्टीपल हो तो लीप ईयर है। तो 400 कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स में ऐसे कितने ईयर्स हमको मिलेंगे, ऐसे कितने ईयर्स मिलेंगे? तो इफेक्टली 400/4 कर दो, 100 ईयर्स होंगे। बट इनमें से जो 100 के मल्टीपल होंगे उनको हटाना पड़ेगा और 400 का मल्टीपल रखे रहोगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने कहा कि 1601 से लेके 2000 तक देखो। ठीक है, तो 2000 तो हमारा 400 का मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है। इसको तो इंक्लूड करेंगे, दिस विल बी अ लीप ईयर। बट 1900, 1800, 1700 दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ 400, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। यानी रिमूव इफेक्टिवली हम 3 ईयर्स को करेंगे, तो 100 -3 करेंगे क्योंकि 2000 तो रहेगा। तो 97 ईयर्स में हमारा मंथ्स विल बी हैविंग एक्जैक्टली 29 डेज। ठीक है, 97 मंथ्स में, 97 ईयर्स नहीं, 97 ईयर्स में हमारे फरवरी में 29 डेज होंगे प्रिसाइजली। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 97। ओके, और इसका ऑपोजिट पूछे कि फरवरी कब हमारा 28 डेज का होगा, तो 400 -97 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, X was born on March 6, 2014. The same year Independence Day was celebrated on Friday. So on which day was X born? X जिस दिन X का बर्थ हुआ तो वो क्या डे रहा होगा? March 6 को बर्थ हुआ और सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे हुआ था हमारा फ्राइडे को, यानी कि 15 अगस्त को फ्राइडे था। फ्राइडे था, तो पहुंचते हैं अपना 6 मार्च से 15 अगस्त तक पहुंचते हैं। कितने दिन का जंप लेना पड़ेगा? तो 6 मार्च से 15 अगस्त तक कितना जंप लेना पड़ेगा? मार्च हो गया, बीच में अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई एंड देन फाइनली अगस्त। ठीक है, सो मार्च में कितने डेज होंगे टोटल? 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो टोटल 31 डेज होते हैं मार्च में। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। ठीक है, सो टोटल 31 डेज होते हैं, बट 6 डेज ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो कितना आगे जाना पड़ेगा? 25 डेज एक्स्ट्रा जाना है मार्च में। तो जब भी कभी ऐसा काउंट करना है, क्योंकि हमें डेज चाहिए, ठीक है, वीक डेज चाहिए, तो वीक में 7 डेज हैं, तो 25 को डिवाइड करो 7 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे काम का है। तो 25 को 7 से डिवाइड किया, इफेक्टिवली कितने डेज बचे हमारे? 4 डेज बचे। 21 तो पूरा चला जाएगा, 4 डेज एक्स्ट्रा बचे। अप्रैल में पूरा का पूरा अप्रैल है 30 है, बट +2 एक्स्ट्रा होगा, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, 28 तो पूरा चलेगा। मई में +3 एक्स्ट्रा होगा, जून में +2 एक्स्ट्रा होगा, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, जुलाई में +3, और फिर इफेक्टिवली अगस्त में पूरे के पूरे 15 डेज। तो कुल कितना हो गया हमारा? 4 + 2 + 3 + 2 + 3। अब या तो ऐड कर लो सबको, या पहले जो भी 7 का मल्टीपल और भी दिख रहा है तो उसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो 15 को भी कह सकते हैं +1, 1 एक्स्ट्रा। तो 4 2 6 3 9 11 14 15, 15 डेज, यानी कि अगेन 15, यानी कि अगेन डिवाइड बाई 7, तो 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल एक्स डे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे X + 1 होगा। हमें पीछे जाना है इफेक्टिवली, क्योंकि अगर हम मार्च में हमें पता होता कि कौन सा डे है, तो हम 15 अगस्त को निकालने में 1 ऐड कर देते, बट हमें अगस्त वाला डे पता है कि अगस्त में फ्राइडे है, इंडिपेंडेंस डे इज ऑन फ्राइडे। तो मार्च में कौन सा डे होगा? तो दैट विल बी 1 लेसर, यानी कि थर्सडे होगा। ऑप्शन सी थर्सडे होगा। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। क्या ही क्लियर है? ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हैं क्लॉक्स एंड कन्वीनियंस में, और हमने जितने क्वेश्चन जैसे काइंड ऑफ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और कोई एडिशनल क्वेश्चन है तुम्हारा तो भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।